नमस्कार। इश्क मोहब्बत और सरकारी नौकरी में आपका स्वागत है। क्लास 6 लेसन 3 व्हाट इज़ गवर्नमेंट, सरकार क्या है। तो अब हम इस बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए, लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के ज़रिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। ऐसा किसने कहा है? R.K. लक्ष्मण। R.K. लक्ष्मण कार्टूनिस्ट हैं। उन्होंने इस तरीके से इसकी व्याख्या दी है कि एक कार्टूनिस्ट वो होता है जो लोकतंत्र में जो भी मतलब कमियां हैं उनको ढूंढता है और उसको उजागर करता है, सरकार की आलोचना करता है, सरकार के कामों पे व्यंग करता है। ओके, व्हाट इज गवर्नमेंट, ये नोट्स है। एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन। सभी देश जो है ना, उनको सरकार की ज़रूरत होती है। किस लिए? कुछ फैसले करने के लिए, कुछ भी फैसला लेने के लिए। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन्स हैव एनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज़। सरकार जो है इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी इसके नागरिक हैं उनको जो है मतलब पर्याप्त भोजन मिले और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। कोर्ट्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जो न्यायालय है वो भी सरकार का ही एक अंग है। गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन। सरकार जो है कानून बनाती है और हम सभी जो उस देश में रहते हैं उनको उस कानून को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए, अबाइड बाई होना चाहिए। यही एक तरीका है सरकार को चलाने का। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस एंड डिफेंड इट्स डिसीजंस टू द पीपल। जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र में जो है किसी भी सरकार को अपने द्वारा लिए गए फैसले और किए गए कार्यों की मतलब एक तरीके से एक्सप्लेनेशन करनी पड़ती है, डिफेंड करना पड़ता है कि काम हमने क्यों किया। द मोनार्की यानी कि किंग जो है may have a small group of people to discuss matters with, but the final decision making power remains with the monarch. King do not have to explain their actions. अब देखो, लोकतंत्र में तो सब कुछ जो है एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ऐसा काम क्यों किया, कैसे किया। लेकिन जो मोनार्की होती है, जो राजतंत्र होता है, वह राजा दूसरों से राय तो ले सकता है लेकिन करेगा वही जो उसे अच्छा लगेगा, और फिर वो किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देगा कि मैंने ये काम क्यों किया। वुमेन स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नॉन एज वुमेन सफरेज मोमेंट। पहले महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। ये सिर्फ भारत की बात नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात बता रही हूँ। तो फिर जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था, 11 नवंबर 1918 तक चला था ये। तो उस टाइम पे महिलाओं ने जो है जोर शोर से वुमेन सफरेज यानी कि महिला मताधिकार की बात की थी। अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920 while women in UK got to vote on the same term as men some years later in 1928। 1920 में अमेरिका की महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था और 1928 में जो है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड की औरतों को जो है उनके वोट जो है इक्वली टर्म होने लगे जैसे कि मेल के होते थे। राइट, यूके गॉट द वोट ऑन द सेम टर्म्स एज मेन some years later in 1928। In representative democracies, people do not participate directly but instead choose their representatives through an election process। जो representative डेमोक्रेसी होती है जिसमें मतलब हम जनता जो है किसी एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें डायरेक्टली तो नहीं करते ना, हम किसी एक को वोट देते हैं। जैसे हमारे एरिया में अभी एमएलए है आशीष सूद, तो क्या है, हमने उनको वोट दे के क्या किया है, अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा है विधानसभा में, और वो अभी क्या है, एजुकेशन मिनिस्टर है दिल्ली के। राइट,
तो ये क्या है, हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव है। In India, before independence, only a small minority was allowed to vote and they come together to determine the fate of the majority. भारत में जो है आज़ादी से पहले कुछ ही गिने चुने लोगों को वोट देने का अधिकार था, यानी जो शिक्षित थे या जिनके पास धन दौलत था, ये कह सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड वार तो बता दिया मैंने, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ? 1 सितंबर 1939 से 1945 तक। ओके, आराम से पढ़िए, जो समझ में ना आए वो पूछ सकते हैं कमेंट में। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। इसकी जिम्मेदारी यह निश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है जैसे सुनामी, भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध होता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। कहने का मतलब ये है कि देश में कहीं भी कुछ सुरक्षा से रिलेटेड चीज़ें होती है, जैसे कि हमारा बॉर्डर एरिया है, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, तो इन जगहों पे जो भी बॉर्डर एरिया है वहाँ जो सुरक्षा है, शांति है, वो कौन बनाए रखता है? सरकार का काम है ये। हमारे पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाने का काम किसका है? सरकार का काम है। कौन से सरकार का है? केंद्र सरकार का है। और सरकार की ही जिम्मेदारी है कि नागरिकों को पर्याप्त भोजन मिले और अच्छा स्वास्थ्य मिले। और जब भी कोई बाढ़ आता है तो क्या गवर्नमेंट देती है ना, फंड देती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो फिर क्या होता है? लड़ाई झगड़ा होता है तो फिर हम कहाँ जाते हैं? कोर्ट जाते हैं। तो वो कोर्ट जो है वो भी सरकार का ही अंग है। अंडरस्टैंड? संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सके। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है, अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। अब क्या है, हमारे देश में मान लो कहीं हमें कोयले का खदान मिला, पेट्रोलियम मिला, कुछ भी मिला, तो इसका नियंत्रण कौन करेगा? सरकार करेगा। सीमा पे, बॉर्डर पे जो सैनिक लगे हुए हैं उनका खर्चा कौन चलाता है? सरकार चलाता है। क्यों चलाता है? ताकि हम सुरक्षित अपने घर में रह सके। सरकार बहुत तरीके के काम करती है, नियम बनाती है, कानून, पॉलिसीज, एक्ट्स, ये सारे आते हैं, फैसला लेती है सरकार, और सभी के लिए जो भी कानून बनते हैं वो सभी के ऊपर लागू होते हैं। जैसे लॉकडाउन लगा था कोविड के टाइम में, तो क्या हुआ था? उस टाइम हम बाहर नहीं निकल रहे थे ना, तो वो सरकार ने ऐसा फैसला लिया था, इसलिए हम नहीं निकल रहे थे। राइट नाउ, आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। अब क्वेश्चन ये है, तेलंगाना 29वां राज्य कब बना था? 2 जून 2014 को। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखो, हमारे सरकार के पास ये पावर है कि वो अपने राज्यों का परिसीमन कर सके, किसी राज्य को बड़ा कर सकता है, छोटा कर सकता है। तो ये जो है सरकार के पास क्या है? पावर है। सरकार और कानून, सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। जैसे 3 तलाक का कानून बनाया था, तो अब क्या है, कोई फ़ोन पे किसी महिला को तलाक 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 बोल करके उसे नहीं छोड़ सकता है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। तो मान लो डॉरी एक्ट बना है और कोई ज़बरदस्ती डॉरी ले रहा है, तो उसके ऊपर जाके कंप्लेन करो सीधे, तो क्या होगा? वो व्यक्ति अंदर जाएगा, उसको देख के दूसरा व्यक्ति जो है वो खुद डॉरी नहीं मांगेगा किसी से। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि कोई कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे कुछ कदम उठा सकते हैं। जैसे मान लो अब मैं हूँ, कोई मुझसे भेदभाव कर रहा है, तो मैं तो जनरल हूँ, तो भेदभाव कर रहे हैं किसी भी आधार पे, तो मैं एट्रोसिटी एक्ट लगा सकती हूँ। वही अगर आप SC ST हैं, आपको कोई परेशान कर रहा है, तो आपके पास SC ST एक्ट है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण इतने ज़ोर शोर पे है, तो अगर किसी महिला को कोई पुरुष प्रताड़ित करे तो उसके ऊपर भी एक्शन हो सकता है। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? न्यायालय जाना होगा।
अब सरकार को थोड़ा ना पता चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम खुद अपने नियम बनाते हैं। अब जैसे मैं तो महिला हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि देश में क्या हो, पुरुष आयोग हो, तो अपने आवाज़ को हम ऊपर तक पहुँचाएं तो हो सकता है देश में पुरुष आयोग बन जाए। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, और ये प्रतिनिधि फिर क्या करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं। समझ में आई बात? तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्या होता है? जब आम लोग, जो भी रिप्रेजेंटेटिव हम भेजते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करते हैं, वो फैसला लेते हैं जो भी हम चाहते हैं, राइट। और आपको पता ही होगा, जब हम वोटिंग करके आते हैं तो हमारे हाथों पे जो है इंक लगाया जाता है, ताकि हम जो है दोबारा से वोट ना दे सकें। मतलब 1 पर्सन 1 वोट, एक व्यक्ति 1 वोट। हाँ, 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में महात्मा गांधी जी ने लिखा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है, वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। ऐसा किसने कहा? ऐसा गांधी जी ने कहा। ये स्टेटमेंट क्यों बता रही हूँ मैं? क्योंकि कभी ये पूछ सकता है कि ये स्टेटमेंट किसका है। तो ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी का है, जो 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में उन्होंने लिखा था। इसका मतलब क्या है? वो ये चाहते थे कि कोई भी आदमी जो है, जिसके पास संपत्ति है, सिर्फ वोट देने का अधिकार उसे ही नहीं होना चाहिए, जिसके पास नहीं है वो भी वोट दे सकता है। हम भारत के सारे नागरिक क्या हैं? इक्वल राइट्स वाले हैं, राइट। तो बस हो गया। अगर आपको समझ में आया हो और टॉपिक आपके क्लियर हो गए हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।